2024 के बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन 2029 के इलेक्शन में जब आपका भाई खड़ा होगा तो सपोर्ट जरूर करेगा। हमारा चुनाव चिन्ह क्या होगा, हमारा दल कौन सा होगा, ये सारी चीज़ें निर्वाचन आयोग तय करेगा। तो चलो पहले जान लेते हैं निर्वाचन आयोग क्या है, फिर बाद में अपन अपने बात कर लेंगे, ठीक है। देखो, निर्वाचन आयोग क्या है। हमारा देश जो है ना वो स्वतंत्र देश है। हमारे यहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं। किसी भी तरह की कोई माड़ वाली नहीं होती कि चलो इस बार इनको जिता दिया जाए। ये निर्वाचन आयोग तय करता है कि चलो इनको जिता दिया जाए, चलो उनको जिता दिया जाए। अरे भैया 5 साल आपने शासन चलाया, एक काम कीजिए 5 साल इनको भी चलाने दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। इस लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में जनता तय करती है कि उसका शासक कौन होगा। जनता अपने मत के द्वारा अपने शासक को चुनती है और उसके द्वारा हमारे देश का शासन चलाया जाता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के बाद जो भी उनके प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें सांसद कहते हैं, वो सीधा लोकसभा में जाते हैं, यानी निम्न सदन में वो जाते हैं और संपूर्ण भारत का विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है, ठीक है। इसके साथ साथ निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को संपन्न करवाना। किसी भी पार्टी के फेवर में ना जाना कि चलो बीजेपी के फेवर में जाते हैं, चलो पंजा के फेवर में जाते हैं, चलो हाथी के फेवर में जाते हैं, नहीं। यहाँ की जनता जिसे भी वोट देगी उसके पक्ष में चुनाव जाएगा और यदि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मत मिले होंगे, बहुमत मिले होंगे, तो वो व्यक्ति जीत करके लोकसभा में अपने नेता को प्रधानमंत्री बनाता है, ठीक है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। निर्वाचन आयोग क्या करता है, सांसद यानी एमपी, विधानसभा यानी राज्यों का विधानसभा जो होता है जहां से एमएलए चुने जाते हैं, उनका चुनाव करवाता है। हमारे देश में राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का और एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करवाता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है, यानी केंद्र के लिए एवं राज्यों के लिए एक ही संस्था है निर्वाचन आयोग। यही क्या करता है, केंद्र में भी और राज्यों में भी चुनाव करवाता है। इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो पंचायती चुनाव होते हैं, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं शहरों में, जो भारतीय संविधान में संशोधन 73 एवं 74वें के द्वारा किया गया, शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, उसका निर्वाचन आयोग से कोई संबंध नहीं है। वो राज्य अपना देख लेता है कैसे चुनाव करवाए जाएंगे, ठीक है। निर्वाचन आयोग इतना महत्वपूर्ण है, ये एक संवैधानिक निकाय है। ये अपना शक्ति, अपने कार्य, अपने सब कुछ संविधान के प्रावधानों के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। इन्हें कोई प्राधिकरण नहीं है कि किसी और ने इनको शक्ति दे दी। ये एक संवैधानिक निकाय है और यूपीएससी में हर साल संवैधानिक निकाय से एक प्रश्न आता ही आता है। अभी पिछली बार प्रश्न आया था कि ईवीएम को लेकर के 2019 में शायद में भी, कि निर्वाचन आयोग ईवीएम में लोगों की विश्वसनीयता को कैसे सुनिश्चित करे, लोगों में ये कैसे विश्वास जगाए कि ईवीएम सही है, ईवीएम को हैक नहीं किया जा रहा है। ये निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है, लोगों में इस बात को सुनिश्चित करे कि ईवीएम सही चल रहा है। ईवीएम में किसी प्रकार का कोई, वो जो सत्तारूढ़ दल या विपक्ष दल जो कह रही है, वो उनका अपना चुनावी मुद्दा है, वो अलग मैटर है। चुनाव आयोग ये स्पष्ट करे, ये लोगों में विश्वसनीयता जगाए कि ईवीएम सही है, तो ठीक है ना। तो यूपीएससी में हर साल चुनाव आयोग संवैधानिक निकायों से आता है, ठीक है। इसकी संरचना देख लेते हैं। आज के समय में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो चुनाव निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। उसके साथ साथ 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग के, निर्वाचन आयोग के आयुक्त की, अध्यक्ष की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते ही हैं, लेकिन ये 2 अन्य आयुक्तों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। जब 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष के रूप में काम करने लगता है। इनके बीच जो भी निर्णय लेते हैं वो बहुमत के आधार पे लिए जाते हैं और प्रादेशिक आयुक्तों का नियुक्ति भी
निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनके सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इसके साथ साथ सेवा शर्तें, पदावधि, ये सभी कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। जब चुनाव निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, यानी 25 जनवरी 1950 को, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। तब से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक जो निर्वाचन आयोग था वो एक सदस्यीय था। केवल उसमें एक सदस्य होते थे, मुख्य निर्वाचन आयोग, चीफ। ठीक है। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन किया गया 1988 में। इसमें क्या किया गया, जो वोट देने की उम्र है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ऐसे में निर्वाचन जो आयोग है, जो उसके आयुक्त है, उनकी कार्यभार बढ़ गए। अब बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करना है चुनाव में, तो उनकी सहायता के लिए 2 अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ने किया। फिर उसके एक समय के बाद 1990 में 2 अन्य आयुक्तों की जो सदस्य थे उनको हटा दिया गया। उसके बाद फिर से एक सदस्यीय आयोग बन गया, मुख्य निर्वाचन आयोग। पुनः 1993 में 2 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। तब से लेकर के आज तक चुनाव आयोग एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्तों के साथ अपने कार्यभार को संभाल रहा है। इनकी शक्ति, इनका वेतन, इनके भत्ते सब समान होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त है, उन सभी का वेतन, भत्ते, सभी प्रकार की शक्तियां वगैरह सब समान है। जो भी निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर ले लिए जाते हैं। ठीक है ना। इनकी आयु 65 वर्ष या 6 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया जाता है। उससे पहले भी अगर ये चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं। 6 वर्ष से पहले या 65 वर्ष से पहले भी चाहें तो इस्तीफा दे सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। इनको हटाना बहुत कठिन है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जाता है। दुर्व्यवहार या असक्षम की स्थिति में ही हटाया जा सकता है, ऐसे इन्हें हटाना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है ना। अब इसकी जो मेन मुख्य चीज है वो है स्वतंत्रता। देखो यार, सीधा सीधे समझो, जो इंसान बंदिशों में बंधा रहता है ना, जिस किसी के ऊपर भी नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक वगैरह बहुत तरह की जिम्मेदारियां होती है ना, वो कभी भी स्वतंत्र रूप से काम कर ही नहीं पाएगा। किसी को भी अगर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र काम करना है तो उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, आज़ादी। और इत्तेफाक से देखिए आज 15 अगस्त है। ठीक है ना। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता देखती है। उसकी पदावधि के दौरान, उसे पदावधि के दौरान किसी भी प्रकार से उसे हटाया नहीं जा सकता। केवल असक्षमता एवं दुर्व्यवहार के आधार पर ही उसे हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जिस तरह से हटाया जाता है उसी प्रकार इसे भी हटाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह हटाया जाता है उनके न्यायाधीशों को, उसी प्रकार से। और विशेष बहुमत के द्वारा, संसद में 3 तरह के बहुमत होते हैं। एक साधारण बहुमत, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना। एक होता है साधारण बहुमत, जो बहुत ही जनरल तरीके से कोई भी नियम को, कानून को पास कर दिया जाता है। किसी राज्य की सीमा, उनके क्षेत्र, उनके नाम बदल दिए जाते हैं, जो साधारण बहुमत से। विशेष बहुमत के द्वारा मूल अधिकार में परिवर्तन किए जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में परिवर्तन किए जाते हैं। विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा अधिक राज्यों की अनुमति के द्वारा संविधान में संशोधन किया जाता है। कुछ संघीय संबंधित, संविधान की संघीय व्यवस्था से संबंधित कोई परिवर्तन किया जाता है तो किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना, विशेष बहुमत के द्वारा ही, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा ही उसकी ये निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। इनकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री परिषदों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं,
लेकिन अन्य मंत्री क्या होते हैं ना, सांसद, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे बने रहते हैं। जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा इस मंत्री को हटा दीजिए, वहाँ पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति उन्हें हटा देते हैं। लेकिन वही प्रधानमंत्री जाके बोले कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटा दीजिए, सॉरी ये निर्वाचन आयुक्त को हटा दीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, तो ऐसे में राष्ट्रपति उन्हें नहीं हटा सकते, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रसाद पर्यंत वो राष्ट्रपति के नहीं बना रहता है। उन्हें जब भी हटाना होगा संसद में विशेष बहुमत के द्वारा ही दुर्व्यवहार या असक्षमता की स्थिति में ही हटाया जा सकता है। उसके कार्यकाल के दौरान जो मुख्य आयुक्त है, अन्य आयुक्त है, उनके कार्यकाल के दौरान किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता अलाभकारी। यानी कि आप देखो, आप किसी को लालच दो कि आप हमारे साथ आ जाइए, बैठ जाइए, ये काम कीजिएगा, आपको 1 लाख का महीना देंगे। आप आ गए, 2 महीना काम किए, उसके बाद बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हम आपको 50,000 का महीना देंगे, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। ऐसा थोड़ी होता है। तो उसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर आप 2.5 लाख का महीना दे रहे हैं आज के समय में, तो उनको क्या करना है, 2,70,000 का कर सकते हैं, 2,45,000 का नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जो चीफ जस्टिस जो ये है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो दो अन्य आयुक्त होते हैं और उसके साथ साथ प्रादेशिक आयुक्त होते हैं। उनकी नियुक्ति क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये मुख्य चुनाव आयुक्त के कहने पर, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त अगर चाहे तो 2 अन्य आयुक्तों की जो नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति से कहकर उनको हटवा सकता है। इसके साथ साथ जो प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति के से अनुशंसा करके मुख्य चुनाव आयुक्त करवाते हैं, उनको भी हटा सकता है। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें सबसे ज्यादा मेन है, ठीक है। अब इसके दोष क्या है, इसमें दोष क्या है, स्वतंत्रता तो आपने खुद दी, दोष क्या है, इनकी अर्हताएं निर्धारित नहीं है। जैसे कि आप यूपीएससी में एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, सही है नहीं। आप ऐसा नहीं है कि 15 साल में सोचें चलो यूपीएससी में बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं। आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा मिनिमम, मैक्सिमम आप जाए जहाँ तक जाना है, आईआईटी जाइए, नेट जाइए, जहाँ जाना चाहिए, ठीक है ना। इनकी अर्हताएं निर्धारित नहीं, ना ही शैक्षणिक है, ना ही प्रशासनिक है, ना ही न्यायिक है, ना ही विधिक है। किसी प्रकार की कोई अर्हता निर्धारित नहीं है। किसी को भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता है। समानता देखा जाता है तो आईएएस ऑफिसर को ही बनाया जाता है। राजीव कुमार अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, राजीव कुमार 2022 में अपना कार्यभार संभाले, ठीक है ना। उनकी पदावधि निर्धारित नहीं है कि कब तक ये रहेंगे, 6 साल तो वैसे दिया जाता है, लेकिन निर्धारित नहीं है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अन्य नियुक्ति पर रोक नहीं। यदि सरकार चाहे तो निर्वाचन आयुक्त को अपने पक्ष में भी ले सकती है कि सुनिए कुछ ऐसा कीजिए जो मेरे फेवर में फायदा हो, इसके बाद हम आपको सरकार में दूसरा पद देंगे। निर्वाचन आयोग भी सोचेगा ठीक तो है, रिटायर होने के बाद यहाँ से हमको दूसरा पद मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके स्वतंत्रता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है ये चीज कि सरकार के पास, सरकार इनको लालच दे करके, देखो किसी की भी नैतिकता अगर भंग करनी है, कोई इंसान है बहुत ईमानदार है, एकदम ईमानदार है, एकदम ईमानदार है, उसकी नैतिकता भंग करना चाहते हो ना, 3 तरीका है। किसी भी इंसान की नैतिकता अगर आप भंग करना चाहते हैं तो 3 रास्ते हैं। सबसे पहला याद रखिएगा, इसको सब यहीं पे लिख रहे हैं, डर, लालच, दबाव।
जीवन में ये ट्रिक आजमा लो और किसी की भी नैतिकता को भंग कर सकते हैं आप। कोई लाख ईमानदार हो, हम घूस नहीं लेंगे। डराइए ना सर, सब ले लेंगे। लालच दीजिए ना किसी चीज का, यहाँ पे लालच ही तो दिया जा रहा है। आ गया अन्य नियुक्ति पर रोक नहीं। संविधान के द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पदावधि सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद अन्य नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है। तो ऐसे में सरकार उनको डरा भी सकती है, लालच भी दे सकती है और दबाव भी बना सकती है कि इस बार के इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में मेरे फेवर में आना। तो निर्वाचन आयुक्त की नैतिकता भंग यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, अगला है, ये सब हो गया। अब इनकी शक्ति व कार्य देख लेते हैं। निर्वाचन आयुक्त की शक्ति व कार्य। जो निर्वाचन आयोग है, जो उनके सदस्य है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां क्या है, कार्य है क्या है। उनके शक्तियों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है प्रशासनिक, दूसरा सलाहकारी, तीसरा अर्धन्यायिक। इनकी प्रशासनिक शक्ति है, सलाहकारी शक्ति है, अर्धन्यायिक शक्ति है। न्यायालय के रूप में भी ये काम करती है, दंड देती है, दोषी देती है, जुर्माना लगाती है, सब कुछ। ठीक है ना। पहली शक्ति आती है इसकी भूभाग का निर्धारण। जो संसद का जो परिसीमन वो आयोग है, उसके द्वारा संपूर्ण भूभाग को बांटा गया है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता भी है कि एक सांसद या एक एमएलए के पीछे बराबर जनता भागियो, यानी पूरे भारत को, आई थिंक ये आपको भारत लगे, क्योंकि आप आज़ादी का दिन है तो पाकिस्तान को अपने में ही शामिल कर लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो पूरे भारत को इस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए कि हर एमएलए, हर एमपी के पीछे एक समान जनता हो। यानी मान लीजिए 50,000 क्षेत्र ए से जनता है, तो लगभग 50,000 जनता भी क्षेत्र बी से हो, 2 से हो। यानी हर साल किसी भी सांसद के पीछे ना ही ज्यादा जनता हो ना ही कम जनता हो, एक अच्छे अनुपात में जनता शामिल होनी चाहिए। संपूर्ण भूभाग का निर्धारण, योग्य मतदाताओं का पंजीकरण, वैलिड वोटर जो 18 साल के हो चुके हैं उनका क्या होगा, पंजीकरण होगा। आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है, ठीक है ना। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो वोटर आईडी कार्ड बनता है। दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह, विवादों पर न्यायिक शक्ति। यदि कोई दल आया है तो उनको कौन सा मान्यता देना जाए। जैसे मेरा दल आएगा 2029 के चुनाव में, तो मैं सोचूंगा कि ये मार्कर चुनाव चिन्ह मिल जाए, हमें वोट जरूर करना यार आपको, ठीक है ना। दलों को मान्यता देना, उनका चुनाव चिन्ह निर्धारित करना। अगर उससे संबंधित में कोई विवाद हो गया है तो उसके लिए ये विवादों के लिए न्यायिक शक्ति के रूप में भी कार्य करता है। अधिकारियों की नियुक्ति पर विवाद निपटा रहे हैं तो अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। यदि कोई विवाद हो चुका है तो अधिकारियों की नियुक्ति के द्वारा उस विवाद को निपटारा करता है। आ रहा है समझ में। आचार संहिता निर्माण करना दलों के लिए कि आप इलेक्शन से 48 घंटा पहले प्रचार नहीं कर सकते हैं, टीवी में इंटरव्यू नहीं दे सकते। ये डिसाइड करना कि किस प्रकार से आपको कार्य करना है, ठीक है। निर्वाचन की तिथि तय करना, किस तारीख को निर्वाचन होगा, किस क्षेत्र में कितने चरणों में चुनाव होगा, उनका समय बताना। और पंजीकृत पत्रों का परीक्षण करना कि किसी प्रकार के कोई आपराधिक किस्म का सांसद तो नहीं ना आ रहा है चुनाव के लिए। हाँ, हमारे लोग आ भी नहीं सकते जल्दी, ठीक है। आचार संहिता, चुनाव रद्द करना। यदि कोई मतदान केंद्र लूट लिया गया है, असम में जिस तरह से हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था, मतदान केंद्र लूटा गया है, इनवैलिड वोट पड़ गए हैं किसी के पक्ष में, तो ऐसे में चुनाव रद्द करवा सकती है चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल का दर्जा देना, किसी पार्टी को वोट में परफॉर्मेंस के आधार पर उसको दर्जा दिया जाता है कि ये नेशनल पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं
एक सेकंड रुक जाइएगा आप। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, वो है निर्वाचन आयोग के निर्देशक सिद्धांत। उसके कुछ अपने थॉट है निर्वाचन आयोग के। एक बार मैं आपको, मुझे ठीक से वो सन याद नहीं आ रहा है, किसी देश से बाहर चुनाव हो रहे थे और मुद्दा फंस गया था कि यार गिनती कैसे हो। हमारा निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करवा देता है, सोच के भी एकदम वो होता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसी तरह किसी देश में मुद्दा फंस गया था कि यार चुनाव कैसे हो, चुनाव तो हो गया, अब गिनती कैसे हो, ये मसला फंस गया था किसी देश में। तो हमारे निर्वाचन आयोग से कहा गया कि भैया इस मसले को आप क्या कीजिए, हल कर दीजिए। तो हमारा चुनाव आयोग का अपना एक सिद्धांत है, वो एक बेहतरीन रूप से काम करना चाहता है। वो चाहता है कि पूरी दुनिया, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक तरह से लोगों का, लोकतंत्र में लोगों की विश्वसनीयता बढ़े, लोग बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लें, लोगों के मन में किसी तरह का ये भाव नहीं हो कि ये चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, किसी के साथ किसी के फेवर में जा रहा है। तो चुनाव आयोग के कुछ अपने निर्देशक सिद्धांत हैं, कोई एक डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में चुनाव आयोग जाना चाहता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। चुनाव आयोग लगातार तकनीकी को अपना रहा है। पहले बैलेट पेपर पे वोट देते थे, हमारे जो पिताजी थे, आप लोगों के जो बड़े भाई होंगे जिन्होंने देखा होगा, तो बैलेट पेपर पे वोट होते थे। फिर ईवीएम आया, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, फिर वीवीपैट आया, ताकि चुनाव आयोग क्या है विश्वसनीयता जगा सके। मेंस में क्वेश्चन भी आ गया था भाई मेरे, ठीक है ना। समानता, समता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहता है चुनाव आयोग। मतदाता स्नेह वातावरण का निर्माण चाहता है। मतदाता स्नेह वातावरण क्या, एक तरह का एक माहौल बना देना कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कि चलो चुनाव वो देते हैं, हम लोग वोट देते हैं, ठीक है ना। पक्षपात, समता, सभी को अलग अलग रखना, मेल का लाइन अलग, फीमेल का लाइन अलग, कोई अपंग है, कोई महिला है, कोई गर्भवती है, कोई बीमार है, बूढ़ा है, उनको वरीयता दे करके जल्दी वोट दे करके उनको रवाना कर देना, ताकि उनके भी मन में ये बात ना है कि यार जाएंगे वोट देने, बैठाए रहेंगे धूप में। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हर इंसान की समानता क्या है सर, समानता क्या है, सभी के साथ समान व्यवहार। समता क्या है, इंसान की क्षमता के अनुसार उससे व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। देश की अखंडता को बनाए रखता है चुनाव आयोग, देश की अखंडता को बनाए रखता है। केंद्र तथा राज्य के लिए एक ही है, ठीक है ना। पारदर्शिता होती है, जवाबदेही होती है, चुनाव आयोग भाग नहीं सकता, ठीक है ना। जिस एमएलए को, जिस एमपी को हम आप का जो इतना शोषण करके आगे बढ़ते हैं, उनको चुनाव आयोग 2 मिनट में सीधा कर देता है, ठीक है ना। लोकतंत्र की गहराई को मजबूत करता है, श्रेष्ठ संरचना का निर्माण करता है, देश में जागरूकता फैलाता है। हमको याद है, हम जब छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो हमें स्कूल में बताया जाता था कि देखो 1 हफ्ता के बाद आपके पापा मम्मी जाएंगे चुनाव देने, वोट देने जाएंगे, आप लोगों के घर में बहस होगी कि किसको देना है किसको नहीं। तो मुझे यहाँ तक तो याद ही। तो आप सभी छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है कि अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को जरूर भेजिएगा चुनाव देने के लिए, वोट देने के लिए, ठीक है ना। श्रेष्ठ मानव संसाधन का विकसित करता है। जैसे ही चुनाव आयुक्त देखते हैं कि इस क्षेत्र में सही से चुनाव संपन्न नहीं करवाया जा सकता है, ये डीएम किसी प्रकार का कोई झोला झपाटा कर सकता है, या कि कोई अनाधिकारी है, तो फौरन उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं, फौरन, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमारे चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन एक बात आप मत भूलिएगा, 2029 के चुनाव में आपको भाई खड़ा होगा, तो आप सभी लोग वोट जरूर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और किसी को प्रकार की कुछ समस्या आए तो फौरन जाकर के कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला रहता है, ठीक है ना। तो जाकर के आप वहां से मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए, मौज कीजिए, अच्छे से पढ़िए,
ठीक है ना। पढ़ाई ज़रूरी है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, दुनियादारी के लिए भी। आप हलवा मजाक में मत लीजिएगा सारी चीज़ों को। संवैधानिक निकाय है, सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ 12-14 संवैधानिक निकाय है, सभी से हर साल क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।